नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आप किसी भी विद्रोह को या लोगों के नाराजगी को कब तक दबा के रख सकते हैं? अब समझ में आ गया कि पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद विधानसभा के 3 महीने तक पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ रहेगी। ये केंद्र सरकार ने क्यों तय किया था? उन्हें पता था कि वो चुनाव कैसे जीते हैं। ज्ञानादेश और जनादेश का फर्क वो भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ये बंगाल है जहां लोग रास्ते पे उतरते हैं। तो एग्रेशन इज बेस्ट डिफेंस। आक्रामकता ही, खुद ही पहले आक्रमण करो, ये सुरक्षा का पहला उपाय है। इस सूत्र के तहत सरकार बनते से ही जिस हिसाब से गुंडों ने टीएमसी के बड़े बड़े नेता, चाहे अभिषेक हो चाहे महुआ मोइत्रा हो, इनको जिस हिसाब से इनकी प्रताड़ना की, किसी पे हमले किए, किसी को मारा पीटा, किसी को बंधक बनाया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटते रहे, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस गुंडों को संरक्षण देती रही। और ये भय का माहौल इसलिए था ताकि कोई आवाज उठाने की बात न करे। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जब अति हो जाती है तो लोग रिएक्ट करने लगते हैं। बरेपुर में जो 11 साल की लड़की के साथ जो व्यभिचार हुआ और फिर उसकी जो हत्या हुई, और हत्या जिस प्रकार से हुई मतलब कल्पना नहीं कर सकते। दरिंदे कितने घिनौने होंगे जो रक्तरंजित पीड़ित लड़की को जिंदा तालाब में फेंक दिया, बोरे में बांधकर। बहुत सारी बातें सामने आ रही है। और फिर भाजपा सरकार 2 महीने होते ही कैसे व्यभिचारी और गुंडे एक्टिव हो गए, किसके संरक्षण में एक्टिव हो गए, ये सवाल उठने लगा। बार बार ममता को गुंडों की सरकार बोलने वाले आज बैकफुट पर हैं। और ऐसे में जब बरेपुर पीड़ित के लिए लोकल सांसद पहुंच गई तो वहां क्या हुआ, एक ट्वीट पहले देख लीजिएगा। एडवोकेट विजय सिन्हा का ट्वीट है इस प्लेटफॉर्म पे। कितने में बिक गई सायोनी, गद्दार बेईमान सायोनी। बरेपुर पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची सायोनी घोष का लोगों ने इस नारे के साथ विरोध किया। यह विरोध उन लोगों के गुस्से को दर्शाता है जो मानते हैं कि उनके भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ है। ये सायोनी घोष ममता दीदी की बहुत खास थी। चुनाव में भाजपा के खिलाफ बेहद आक्रामक थी, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही सत्ता पलटी, जो 20 सांसद चले गए अलग गुट बनाकर, दीदी के पीठ में छुरा घोंपकर, उसमें ये मोहतरमा भी थी। इससे सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। और जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गई तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो वीडियो भी आपने देख लिया। नमस्कार मैम। কি বলেন
বিক্রি হলে सयानी घोष मंगलवार को बरुईपुर में व्यभिचार पीड़िता के परिवार से मिलने गई। जिस लड़की के साथ व्यभिचार हुआ था, हत्या हुई, उसके परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने गई। तभी उन्हें स्थानिक लोगों ने घेर लिया। जनता सयानी से सवाल पूछने लगी, गद्दार बेईमान करके चिल्लाने लगी। हालात बिगड़ते देख सयानी को तुरंत वहां से निकलना पड़ा। सयानी घोष को मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र में तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। सयानी घोष के लिए जनता ने गद्दार, बेईमान जैसे शब्दों का प्रयोग किया और यहां तक उन्होंने बिकने के लिए कितने पैसे लिए, सयानी ये सवाल पूछे। सयानी घोष जादवपुर संसदीय क्षेत्र के बरुईपुर में 12 साल के बच्ची के साथ हुए कथित व्यभिचार, सामूहिक व्यभिचार और हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंच गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ये भीड़ घोष के लिए गद्दार और बेईमान जैसे नारे लगाते हुए दिखे, जो वीडियो आपने देखा। जब वो इस इलाके में पहुंची तो कुछ लोगों ने चिल्लाकर पूछा, तुम कितने में बिकी? बिकने के लिए कितने रुपए लिए? प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दलबदलू करार दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जादवपुर की सांसद सयानी घोष ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा और बागी 19 टीएमसी सांसदों के साथ मिलकर एनसीपीआई में शामिल हो गई। ये एनसीपीआई वही पार्टी है जिसके पास 550 वोट थे टोटल, रीजनल पार्टी। जब सयानी वहां से लोगों से मिल रही थी तो लोगों ने बेईमान बेईमान के नारे लगाए। इस दौरान सयानी की सुरक्षा के लिए उनकी सिक्योरिटी टीम को दाखिल होना पड़ा। एक शख्स बार बार कह रहा था, कोतो टाका बिक्री होले, यानी कितने में बिकी हुई हो। हालात बिगड़ते देख सयानी घोष को तुरंत वहां से चली गई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सयानी घोष ने कहा, उन्होंने परिवार से मुलाकात की है। सयानी ने कहा कि व्यभिचार जैसी जघन्य वारदात, तुम्हारे व्यभिचार से मेरा व्यभिचार, यह तुलना नहीं हो सकती। सयानी ने कहा कि माननीय सीएम से यही अपेक्षा करती है कि जांच हो, जो दोषी हो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सयानी ने कहा कि यह बहुत बड़ा रैकेट है, भले ही देखने में लग रहा हो कि इसमें 3-4 लोग हैं, इसमें हमारे घर की बच्चियों को सुरक्षा करना सुनिश्चित करना होगा। इसके पहले दिन में राज्य के शहरी विकास मंत्री अग्निमित्र पॉल और पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पॉल ने कहा कि परिवार प्रशासन द्वारा मामले को संभालने की तरीके से संतुष्ट है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने भी बागी टीएमसी नेताओं चंद्रिमा भट्टाचार्य और सेउली शाह के साथ परिवार से मुलाकात की और इसमें शामिल लोगों के लिए मौत की सजा मांगी। बता दें कि ये बच्ची 4 जुलाई से लापता हो गई थी। 12 साल की इस लड़की का शव रविवार को सूर्यपुर हाट इलाके में एक बोरी में भरा हुआ मिला। बाद में सामने सीसीटीवी फुटेज में बच्ची के गायब होने से कुछ देर पहले आरोपी के साथ चलते हुए देखा गया था। ये जो घटना हुई, ये घटना सामान्य नहीं है। ये घटना वही बताती है कि समाज में कुछ व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी घूमते रहते हैं। जो भी सत्ता में हो उसके नजदीकी बढ़ाकर अपने लिए सुरक्षा चक्र तैयार करने का प्रयास करते हैं। जब ममता के राज्य में ऐसा कोई एक केस होता था तो दिल्ली से लेकर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हर जिले में, हर राज्य की राजधानी में ममता को कोसते नजर आते थे। यहां बड़ी अजीब स्थिति है। विपक्ष के नेता जो सदन में है, वो आके सरकार को घेरने के बजाय सजा होनी चाहिए की बात करते हैं। ये बिका हुआ
विपक्ष है, क्या हम यही माने? दूसरी ओर ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ फ्रंट खोला और फ्रंट बहुत बुरी तरह से खोला है। आज्ञा होने के बावजूद वो तोड़कर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। भारी तादाद में लोगों का समर्थन मिला और जिस दिन ये पैरामिलिट्री फोर्स वापस चली जाएगी, मुझे लगता है बंगाल अपनी तासीर दिखाएगा। लेकिन मामला यहां तक नहीं खत्म होता है। मोदी कंपनी में वैसे भी भगदड़ मची है। यहाँ राम अ, मंदिर के चोरी डकैती का मामला जो सामने आया, उससे बहुत भयावह स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ शंकराचार्य पे कैसे फर्जी आरोप लगाए गए और आरोप लगाने वाले कैसे इन्हीं के समर्थक लोग हैं, ये भी सामने आया। और अचानक एक कैबिनेट मंत्री ने अपने स्टाफ को तत्काल ऑर्डर से बर्खास्त कर दिया। कहीं विपक्ष का साथ छोड़े बीजेपी का साथ देने वाले सांसदों को गद्दार की गालियां सुननी पड़ रही हैं, वहां इस्तीफे हो रहे हैं, वहां शंकराचार्य के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार में ऐसा क्या हुआ कि एक मंत्री को 4 अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना पड़ा? ये मामला जो है वो भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव के 3 खास ऑफिसर तुरंत हटाए गए रातों रात। विपक्ष खासकर कांग्रेस पूछ रहा है कि ये क्या कोरक धंधा चल रहा था। एक दुर्लभ और बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने कार्यालय से 3 प्रमुख सहयोगियों को एक ही दिन में पद से हटा दिया। हटाए गए अधिकारियों में मंत्री के निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस और 2 अतिरिक्त निजी सचिव यानी एडिशनल पीएस शामिल है। भूपेंद्र यादव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खास आदमी माना जाता है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ऐसा फेरबदल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ। इस संबंध में जो सरकारी पत्र जारी हुआ, उससे इसे भारत सरकार के नाम लिखा हुआ है। मंत्रालय से ये बड़ी कार्यवाही 3 जुलाई को जारी अलग-अलग आदेशों के जरिए हो गई थी। हालांकि इस संबंध में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खुद मंत्री भूपेंद्र यादव ये भी बता नहीं रहे कि एकाएक रात में ऐसा क्या हुआ कि 1 पीएस और 2 एडिशनल पीएस को उनको तुरंत हटाना पड़ा। मंत्रालय से जारी जो आदेश है, उसके अनुसार भारतीय राजस्व सेवा ने आईआरएस के 2010 बैच के अधिकारी अमर सिंह को प्रशासनिक आधार पर उनके मूल कैडर यानी आईआरएस डिपार्टमेंट को वापस भेज दिया गया। आदेश में कहा गया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए। अमर सिंह को मंत्री भूपेंद्र यादव का खास आदमी माना जाता है। अमर सिंह को साल 2021 में भूपेंद्र यादव का निजी सचिव नियुक्त किया गया था, जब यादव के पास श्रम और रोजगार मंत्रालय का प्रभार था। जून 2024 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के एक ज्ञापन के अनुसार सिंह का कार्यकाल 7 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें अचानक हटा दिया गया। निजी सचिव के अलावा मंत्री के 2 अतिरिक्त निजी सचिव यानी एडिशनल पीएस है। यह शैलेश कुमार सिंह। आदेश जारी के मुताबिक शैलेश कुमार को समय से पहले मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन पर एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ का प्रावधान भी लागू किया है। उन्हें तुरंत कार्मिक और शिक्षा विभाग डीओपीटी में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। आयुष शरण। तीसरे आदेश के तहत एक और अतिरिक्त निजी सचिव आयुष शरण की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अपर सचिव विभूति पंजीकरण द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और डीओपीटी भेज दी गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसे एक बड़ा शुद्धि अभियान माना जा रहा है, क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री के सचिवालय से उनके 3 सबसे शीर्ष सहयोगियों को एक ही दिन में एक साथ हटाए जाने की घटना बेहद दुर्लभ है। हालांकि आदेशों में केवल प्रशासनिक कारण का हवाला दिया गया है,
लेकिन एक साथ 3 बड़े अधिकारियों की छुट्टी के को लेकर कई चर्चाओं ने जन्म दिया। कांग्रेस के नेता सुप्रिया सिनेट ने एक्स पर दी अपनी प्रतिक्रिया में सवाल पूछा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारी आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह का तत्काल प्रभाव से हटाया गया। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदलना जाना साधारण बात तो नहीं है। कौन सा गोरख धंधा चल रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है। जो पेट मेरी भी कुछ बातें हुई है कुछ अधिकारियों से, तो कुछ बताया जाता है कि कुछ माइनिंग का कोई खेल हुआ है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जब तक देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा सरकार का ये है कि सरकार यदि कारण नहीं बताएगी तो फिर लोग कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं और फिर चर्चाओं चर्चाओं का जन्म होता है। मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी से जब पूछा इसके बारे में, तब उन्होंने कहा कि कुछ माइनिंग के खेल में कुछ बड़ा लेन देन हुआ है और वो खेल इस तीनों के लेवल पे हो रहा था और इसी के चलते ये गेम हुआ। पर्सनल सेक्रेटरी पीएस जो होता है वो किसी भी मंत्री का बहुत बड़ा अधिकारी होता है। केंद्रीय मंत्री एक नेता होता है और पीएस एक आईएएस ऑफिसर होता है। बहुत एक आध ही बिरला उदाहरण है जहां नॉन प्राइवेट आदमी को पीएस बनाया गया हो। पीएस होती इसलिए है कि वो मंत्री को सरकार के कानून, मंत्रालय के परंपरा और मंत्रालय के कानून के अनुसार चीजें होनी चाहिए, इसका वो हमेशा ज्ञान देते रहते हैं। वो एक राजनीति और प्रशासन के बीच में की कड़ी होते हैं। बहुत अहम पद माना जाता है पर्सनल सेक्रेटरी। मंत्री के घर का गेट ही पीएस से खुलता है। एडिशनल पीएस जो है वो पीएस के ही साथ होते हैं, जो पीएस को मदद करते हैं इन चीजों में। तो कोई भी फाइल पीएस के थ्रू ही मंत्री के पास जाती है और मंत्री के कोई भी आदेश पीएस के थ्रू ही नीचे जाते हैं। पीएस एक आईएएस अधिकारी होने की वजह से प्रशासनिक बाकी अधिकारियों के साथ उसका तेल तालमेल होता है, जो इतने साल मैंने पीएस के एक अहम रोल को हमेशा देखा है। कई मंत्रालय में कोई ओएसडी नियुक्त करता है किसी रिटायर्ड अधिकारी को। वो अधिकारी ज्यादातर प्रशासनिक मामले को लेकर और टेक्निकल मामले को लेकर मंत्री को एडवाइस देते रहता है। लेकिन पीएस का अपना एक ओहदा है और पीएस की एक अपनी पोजीशन है। जो पीएस 2021 से पिछले 5 साल से मंत्री जी के साथ है, मंत्रालय बदलते रहे लेकिन पीएस वही रहे। जब ये स्थिति थी तो ऐसा कॉन्फिडेंट का आदमी रातों रात क्यों निकाला गया? चर्चा को जन्म तो मिलेगा। कुल मिलाकर ये मामला धांधली का है या इसके पहले की कोई बड़ा स्कूप छपे मार्केट में और फिर एक बार छपने के बाद फिर आप एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कोई चीज यदि पब्लिक डोमेन में आ गई भ्रष्टाचार की और फिर आपने एक्शन लिया तो आप ये मानते हो कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और ये सरकार कतई नहीं मानती कि उनके यहाँ कोई गड़बड़ी हुई है। इसके चलते इस्तीफे नहीं होते और फिर उनको ढोना पड़ता है। तो जैसे ही, क्योंकि कोई भी घपला हो, कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो या व्यभिचार का मामला हो, ऐसा होता नहीं कि मंत्री महोदय को पता नहीं होता। उनका एक सूचना तंत्र होता है, उनके पास सूचना समझ जाती है। कई बार ये भी होता है कि नीचे जो लिया जाता है माल वो मंत्री तक पहुंचता नहीं, इसलिए भी मंत्री नाराज होता है कि आपने बोला था इतने मिले और आपने तो पार्टी से ज्यादा लिए, बीच में इतनी बड़ी डंडी कैसे मार गई? ये भी कारण हो सकता है। कई कारण हैं। उसके चलते ये तीनों अधिकारियों को तुरंत एक साथ निकाला गया। तो ये सरकार चारों तरफ से हिट हो रही है, लेकिन फिर निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। जहां पकड़े गए तो शांत बैठते हैं, पकड़े जाने के पहले कई बार एक्शन ले लेते हैं। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।